बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रियामन ज़रा है। तो आज हम लोग एक और पॉडकास्ट लेकर आ चुके हैं। तो आज हमारे साथ एक बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, मैम हुमा इलियास, जो कि ई रेन के फाउंडर हैं। तो चलिए हम उनसे उनकी जर्नी के बारे में पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैम काइंडली आप ऑडियंस को अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन करवा दें। दिस इज़ हुमा इलियास और मैं एक ई-कॉमर्स एजेंसी रन कर रही हूँ जिसमें हम बिज़नेस कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ऑल ओवर द ग्लोब। और जो मेनली मेरी फील्ड है वो अमेज़न प्राइवेट लेबल है, बट ऑब्वियसली वी आर एक्सपेंडिंग टुवर्ड्स टिकटॉक शॉप, वॉलमार्ट, ईबे एंड अदर प्लेटफॉर्म लाइक शॉपिफाई। सो इट्स बीन 3 to 4 years आई एम रनिंग माई ओन एजेंसी। इससे पहले जो ई कॉमर्स के अंदर मेरी लाइन थी वो 2019 से स्टार्ट हो गई थी। तो बेसिकली 3 साल से कंपनी चला रही हूँ और इससे पहले मेरा इसी फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस था। तो आपकी जो एजुकेशन है वो आपकी बेसिकली एजुकेशन क्या है, और उसने आपके करियर को चूज़ करने में कितनी हेल्प की आपकी? बाय क्वालिफिकेशन आई एम एमफिल इकोनॉमिक्स और मैंने लाहौर कॉलेज से किया है। और जो प्रोफेशन सिलेक्शन है वो थोड़ी फील्ड से और स्टडी से हट के है, तो वो एक जर्नी है जिसको अभी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। जी, थैंक यू मैम। तो आपने मतलब अपनी ई कॉमर्स की जर्नी कैसे शुरू की है, और आप की इंस्पिरेशन क्या थी ई कॉमर्स में आने की? जर्नी स्टार्ट हुई थी जब कोविड आया था। कोविड के दौरान मेरी जो एग्जिस्टिंग जॉब थी उसमें मैं रिप्लेस कर दी गई, थोड़ा से डाउन साइजिंग हुई, तो उस दौरान में मुझे भी थोड़ा सा आउट कर दिया गया। एंड ऑब्वियसली मैं उस वक्त एम फिल डिग्री होल्ड करती थी, तो मुझे लग रहा था कि ये वर्थ ही नहीं है कि आप जब भी अगर किसी कंट्री में किसी भी तरह की सिचुएशन आती है तो आपकी जॉब इतनी सिक्योर नहीं है कि आपको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत डिस्करेज भी किया और इनकरेज भी किया। तो वहाँ से ये बूम स्टार्ट हुआ ई कॉमर्स का। तो मैंने अपने एक फ्रेंड के मशवरे पे ई कॉमर्स के एक ग्रुप को ज्वाइन किया, वहाँ से देखना शुरू किया कि अच्छा दुनिया किस तरफ जा रही है। एंड ऑनलाइन का जो एक बूम स्टार्ट हो रहा था वो एक प्रिडिक्शन थी। तो उसको देखते हुए मैंने जो है ई कॉमर्स में पर्टिकुलरली अमेजोन का उस वक्त बहुत ज़्यादा फेम चल रहा था, तो उस फील्ड में जंप इन। तो आपने जब अपनी जर्नी शुरू की तो आपने ये अमेज़न फर्स्ट सीखा कहाँ से? अमेज़न, अच्छा यहाँ पे बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है कि हम समझते हैं कि पेड कोर्स से आप कुछ सीखें तो आप ज़्यादा कामयाब होते हैं। लेकिन मुझे लगता है अगर आप एक लेमैन थे, जैसे उस टाइम पे मुझे भी ई कॉमर्स का नहीं पता था, तो मैंने इसको स्पेशली ऑनलाइन डिफरेंट प्लेटफॉर्म से स्टार्ट किया। लाइक वीबीसी, वीडियो बूट कैम्प बाय सनी अली था, उसमें मैंने डिफरेंट कोर्सेज को टच किया। ठीक है। और उसमें भी मुझे लगा कि मेरा एप्टीट्यूड क्या है या मुझे किस में इंटरेस्टिंग लग रहा है मेरे लिए। तो उसमें फिर मुझे अमेज़न से रिलेटेड जो नीश थी प्राइवेट लेबल की, होलसेल की, वो मुझे लगा कि ये मेरी डोमेन हो सकती है। क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इसलिए भी डेवलप हुआ कि उस वक्त जो दुनिया थी वो पर्टिकुलरली शिफ्ट हो रही थी ऑनलाइन कारोबार के ऊपर। और एक स्टेबल ब्रांड या एक बड़ा प्लेटफॉर्म था उस वक्त अमेज़न। तो उसके अंदर लर्निंग में मुझे मज़ा आया और मैंने वीडियो बूट कैम्प से फ्री ट्रेनिंग के ऊपर उस कोर्स को एक्सप्लोर करना शुरू किया। और उसके बाद अब मैंने जो है, चूँकि मेरी वो फील्ड बन चुकी है, प्राइमरी फील्ड है, और आपको उस फील्ड के अंदर डेवलपमेंट चाहिए होती है, अप टू डेट रहना होता है। अब मैं रिकमेंड करती हूँ कि येस, अब मुझे पेड कोर्सेज करने हैं, तो मैं अपनी ही फील्ड के अंदर रहते हुए अब पेड कोर्सेज कर रही हूँ। स्टार्ट मैंने भी फ्री कोर्स से किया था, जो कि मैं रिकमेंड भी सबको करती हूँ कि आपने बेसिक बनानी है या बेस बनानी है तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द फ्री कोर्स। जैसे कि आपने भी एक स्टार्ट जो किया वो फ्री कोर्सेज से किया, यूट्यूब से सीखा। तो बेसिकली जो स्टार्ट है, मुझे लगता है जैसे आपने या मैंने किया है, तो वो एक फ्री कोर्स बेहतर रहता है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि क्या आपका कैलिबर या एप्टीट्यूड या पैशन है इसके लिए या नहीं। जी। जी, थैंक यू मैम। उम्मीद है ऑडियंस आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगी। आपने किस मार्केट में मतलब शुरू किया था अमेज़न, और जब आपने अमेज़न शुरू किया तो सबसे बड़ा आपको चैलेंज क्या फ़ेस करना पड़ा? जब मैंने बिल्कुल स्टार्ट किया था अमेज़न, तो उस वक्त यूके मार्केट हमारी प्रेफरेंस थी। और उसमें रीज़न भी ये थी कि आप कम इन्वेस्टमेंट के साथ यूके में एक इजी वे में कंपनी ओपन करके स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे उस वक्त जो चीज़ें फेवरेबल लग रही थी वो यूके मार्केट लग रही थी। और उसमें फिर मैंने अपने ब्रांड से भी स्टार्ट किया था, अपना मतलब प्राइवेट लेबल स्टार्ट किया था। बट अनफॉर्चुनेटली उस वक्त की लर्निंग से कुछ इतना कुछ लर्न किया जिसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स भी आए, तो वो कंटिन्यू नहीं कर सके। बट बेसिकली जो है वो प्राइवेट लेबल इन यूके मार्केट हमने वहाँ से स्टार्ट किया था। जी मैम, तो आपने जब प्राइवेट लेबल शुरू किया तो उस वक़्त आपको चैलेंज मेनली क्या फ़ेस करना पड़ा?
मेनली चैलेंज ये फेस करना पड़ा कि यूके के अंदर जब आप एलटीडी रजिस्टर करते हैं तो उसमें आप जो डायरेक्टर एड्रेस है वो पाकिस्तान का यूज़ करें। उस वक्त मुझे ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। उस वक्त मैंने भी एक आम बीए की तरह ये गलती की कि हमने रेजिडेंशियल एड्रेस भी यूके का डाला। तो जब उसकी प्रूफमेंट की बात आती है ना कि आप प्रूफ करें कि आप वहाँ के रेजिडेंट हैं या नहीं, और आपको यूटिलिटी बिल देना पड़ता है, तो उसके अंदर हम फ्लॉप हो गए। देर आर सो मैनी वेज जिसको आप यूज़ करके उसको कर सकते थे, बट आपकी शायद उस वक्त किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो वो मेरा प्रूफ नहीं हो सका। तो चैलेंज यही था कि अकाउंट चला और बहुत अच्छी प्रोडक्ट सिलेक्शन हुई, हम उसको बड़ा अच्छा सेल कर रहे थे, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू द वेरिफिकेशन ऑफ द अकाउंट वो हमें बंद करना पड़ा। तो ये एक मेन चैलेंज था, और इस चैलेंज ने बड़ा कुछ सिखाया कि अब जब हम क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हैं तो वी नो दैट कि मार्केट के अंदर क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, हमने स्टार्ट कैसे करना है, डॉक्यूमेंटेशन कितनी इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्ट सिलेक्शन कितनी इंपॉर्टेंट है। तो ये चैलेंजेस को फेस करके ही सीखा है जो अब अप्लाई कर रहे हैं। जी थैंक यू मैम। तो जो ई रेन एजेंसी है वो आपने मतलब क्यों शुरू की जब आप अपना भी बिजनेस रन कर रही थी? तो रेन ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आप कह लें कि अब एक्सपीरियंस है या वाक़या है। बिफोर डैट आई वॉज डूइंग अ जॉब विद रिनाउंड कंपनी। अब उसका नाम मैं नहीं ले सकती या नहीं लेना चाहती। उसके साथ मैं काम करी थी, अमेजोन से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करी थी। तो इट्स बीन 2 years कि मैं उनकी ट्रेनर भी थी प्राइवेट लेवल की। तो कुछ वजूहात की बेसिस पे मैं वहाँ से फायर्ड कर दी गई। तो अब करना ये था कि जो वो एजेंसी स्टार्ट हुई थी तो वो भी एक स्मॉल स्टार्टअप था जो मेरे हाथों से डेवलप हुआ था, और एकदम उसको आप जब 2 सालों में स्टेबल करते हैं और आप वहाँ से रिप्लेस कर दिए जाते हैं, तो ये मेरे लिए एक क्रिटिकल टाइम था सोचने का कि जो एफर्ट्स मैंने किसी कंपनी के लिए किए हैं, वाई नॉट कि वो मैं अपने लिए करूँ और अपना बिजनेस स्टार्ट करूँ। बिकॉज नाउ आई हैव एन एक्सपीरियंस, नाउ आई हैव गुड रेपुटेशन इन द मार्केट, और मेरी बहुत ज़्यादा जो है वो स्टूडेंट्स के साथ, मेरे काफ़ी 10,000 प्लस स्टूडेंट्स थे। तो मुझे था कि अब मुझे अपने कारोबार पे तवज्जो देनी है, तो मैं ये क्यों ना खुद अपने लिए स्टार्ट कर लूँ। तो वो एक टाइम था जिसमें मैंने 5 मिनट्स लिए, रीथिंक किया प्रोसेस को, और अल्लाह ताला के करम से मैंने अपने ई रेन की जो है वो बुनियाद रखी, और इट्स बैक इन 2022 इन दिसंबर। तो ई रेन की मैंने फिजिकल ऑफिस को ओपन किया था। जी माशाल्लाह मैम। तो ई रेन उस वक्त क्या क्या कंसल्टेंसी और सर्विसेज दे रहा था? मेरी स्पेशलाइजेशन चूँकि प्राइवेट लेवल थी, स्टार्ट मैंने भी जो है वो प्राइवेट लेवल लॉन्चेस के लिए किया था। इन द स्टार्ट आई वाज प्लानिंग कि जैसे कोर्सेज होते हैं हम भी वो लॉन्च करेंगे और उसको स्टार्ट करेंगे, बट ग्रेजुअली आई रियलाइज दैट कि जो कोर्सेज हैं वो आपका मेन कोर नहीं हो सकता। सो आई प्रेफर टू प्रोवाइड सर्विसेज रिलेटेड टू अमेजोन प्राइवेट लेवल एंड होल सेल। तो उसमें प्राइवेट लेवल एंड होल सेल को ही अभी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप अमेजोन के अलावा भी कोई सर्विसेज दे रहे हैं इस टाइम पे ई रेन में? बिल्कुल, विद द पैसेज ऑफ टाइम आई रियलाइज़ कि सिर्फ एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे रिलाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो मेरी क्लाइंट्स थे उनकी भी डिमांड ये थी कि वी वांट टू स्टार्ट आवर शॉपिफाई स्टोर, वी वांट टू स्टार्ट आवर वॉलमार्ट, क्योंकि एक ब्रांड की जो अपीयरेंस है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर हम लोकल मार्केट की बात करें तो अगर कोई ब्रांड शॉपिफाई पे एग्जिस्ट कर रहा है, दराज पे है, या उसकी फिजिकल आउटलेट है, तो वो एक ब्रांड कंसिडर होता है। तो इसी तरह से मेरे कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स थी कि हम अपने प्राइवेट लेबल को वॉलमार्ट, टिकटॉक शॉप, शॉपिफाई, इन सब पे लेके जाना चाहते हैं। तो फिर मैंने ग्रेजुअली इम्प्रूव किया और अब मेरी हर डिपार्टमेंट एग्जिस्ट कर रहा है और मेरे पास उसकी टीम है। जी थैंक यू मैम। तो जो ई रेन है मैंने उसकी वेबसाइट देखी थी तो वहाँ पे कोचिंग्स भी ई रेन इस वक्त प्रोवाइड कर रहा है। कोचिंग सिर्फ हम उनको प्रोवाइड करते हैं जिन्होंने अपना बिजनेस हमारे साथ शुरू करना होता है। मैं इसके बैचेस नहीं तैयार करती, मैं 1-to-1 कंसल्टेंसी देती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं प्राइवेट लेवल या होलसेल सीखने को, क्योंकि वो इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, तो एक इन्वेस्टर के लिए ये ज़रूरी होता है कि वो पहले अपने बिजनेस को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करे और फिर उसके साथ स्टार्ट करे। तो वो जो इंटरेस्टेड लोग हैं 1-to-1 मेरे से कंसल्टेंसी लेते हैं, मैं बैचेस नहीं तैयार करती। सो दैट्स वाई वो कोचिंग को रिप्रेजेंट करता है। जी थैंक यू मैम। तो अगर कोई मतलब वैसे आपसे कोई कंसल्टेंसी या 1-on-1 ट्रेनिंग लेना चाहे तो वो किस तरह ले सकता है? बिल्कुल, वो हमें व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, मेरी वेबसाइट पे जाके मुझे क्यूरी ड्रॉप कर सकते हैं, और अगेन फिर मेरी टीम मेंबर उनके साथ रब्ता करके तो वो हम उनको ऑन बोर्ड कर लेते हैं। तो दिस इज़ अ वेरी सिंपल वे कि आप वो किसी भी तरह किसी भी प्लेटफॉर्म पे अप्रोच कर लें,
टीम उनसे कांटेक्ट कर लेती है। जी थैंक यू मैम। तो आपने ई रेन का नाम ई रेन क्यों रखा? ई रेन ही क्यों रखा? ई रेन का मतलब क्या होता है? एक ब्रांड की रिकग्निशन में उसका नाम बहुत मैटर करता है और उसके पीछे हमेशा कोई ना कोई स्टोरी होती है। तो ईरेन के पीछे स्टोरी ये थी, मेरा विजन ये था कि चूँकि मैं पहले ट्रेनिंग्स भी देती थी और प्राइवेट लेबल की सर्विसेज भी दे रही थी एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो वहाँ से मैंने गैप फाइंड आउट किया कि पीपल आर वेरी डायरेक्शनलेस। उनको नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करें। एक इन्वेस्टर ने जब हमें ज्वाइन करना है, दे डोंट नो कि पहला स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप क्या होगा। और अगर किसी वीए ने सर्विसेज प्रोवाइडर के तौर पे काम करना है तो वो भी डायरेक्शनलेस है, उनको नहीं पता कि एक थ्रू आउट प्रोसेस क्या होता है। तो यहाँ से मैंने आइडेंटिफाई किया कि यहाँ गैप है, यानी लोगों के पास नॉलेज है लेकिन कंप्लीट नॉलेज नहीं है, लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है। तो ई स्टैंड्स फॉर ई कॉमर्स और रेन का काम होता है, इसको बेसिकली लगाम के लिए इस्तेमाल होता है और लगाम का काम ये होता है डायरेक्शन देना। तो ई रेन एक शॉर्ट सा नाम मुझे इसलिए अच्छा लगा कि इसमें हम इन्वेस्टर्स और जो वीएस हैं जो काम करना चाह रहे हैं या जो काम करवाना चाह रहे हैं उनको एक डायरेक्शन कंप्लीट प्रोवाइड की जाए, तो इसलिए इसका नाम ई रेन था। तो आपकी अभी जो ई रेन है उसमें आपके साथ कितने आपके टीम मेंबर्स हैं? मेरे पास इस वक्त ग्रेजुअली टीम जो है वो 15 लोगों की है, जिसमें 3 डिपार्टमेंट्स मेनली हम हैंडल कर रहे हैं, अमेजोन प्राइवेट लेबल, अमेजोन होलसेल, शॉपिफाई एंड सोशल मीडिया। तो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं और इसमें मेरे पास 15 लोगों की टीम काम कर रही है, फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, मतलब हमारा फिजिकल ऑफिस है और वो सब मेरे पास काम करते हैं। जी माशाल्लाह मैम। तो आप अपनी एम्प्लॉयज को, टीम मेंबर्स को रिटेन करके रखने के लिए क्या स्ट्रेटजी यूज करती हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। एक जब बिजनेस ओनर स्टार्ट करता है ना अपना काम, तो उसके चैलेंजेस के अंदर से एक मेन चैलेंज ये है जो कि चलता रहेगा, रिटेंशन ऑफ द रिसोर्सेज। तो उसके लिए आप जितनी मर्जी एफर्ट्स कर लें रियान, जिसने जाना होता है वो चला जाता है और जिसने रुकना होता है वो आपके साथ चलता है। तो रिटेंशन में जो मेनली चीज़ मैं फॉलो करती हूँ वो ये है कि उनको थोड़े से पर्क्स मिलें सैलरी के अलावा। और दूसरा ये होता है कि इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है किसी कस्टमर के, इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है किसी रिसोर्स के रिटेन करने के लिए। तो हमारे ऑफिस के अंदर जो नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशंस में पॉलिटिक्स होती है उस तरह की चीज़ नहीं है। दूसरा, हम उनको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल आवर्स में एडजस्ट कर लेते हैं। थर्ड, उनको मॉनिटरी कुछ फ़ायदे हो जाते हैं, बेनिफिट्स हो जाते हैं। फिर उनके दरमियान में एक हेल्दी कंपटीशन चल रहा होता है, तो इस वजह से इस तरह से हम रिटेन करते हैं। बट अगेन, रिटेनिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो हर ऑर्गेनाइजेशन को फेस करना पड़ता है, वो चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन है या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। तो रिटेंशन आपकी जो है वो गोल्डन शेक हैंड से भी नहीं रुकती, और रिटेंशन समटाइम्स आपके कुछ ना करने पर एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने पर भी होती है। तो ये एक चैलेंज है जो अभी तक हम फेस कर रहे हैं और करते रहेंगे। जी थैंक यू मैम। उम्मीद है लोग आपकी बातों से फायदा उठा सकेंगे। तो दूसरी कंट्रीज के क्लाइंट्स को भी सर्विसेज दे रहे हैं या अभी से पाकिस्तान में ही? देखिए रियान, हमारा बिजनेस पाकिस्तान के लिए फेवरेबल है ही नहीं है। तो हम शुरू से ही इंटरनेशनल कस्टमर्स प्लस जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ हैं हमारे क्लाइंट्स, वो वहाँ रहते हैं, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, हम उनको सर्विसेज दे रहे हैं। इस वक्त हम ऑपरेशनल हैं अमेरिका के अंदर, ऑस्ट्रेलिया में, यूएई के अंदर, सऊदी अरब में और ऑल ऑफ द यूरोप। तो हम अपने डिफरेंट अराउंड द ग्लोब सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट्स को। जी मैम थैंक यू। तो आपके ई रेन के लिए फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान्स बहुत ज़्यादा हैं, और उसको अगर मैं थोड़ा सा लिस्टेड करूँ तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ है, हमारी ग्लोबल एक्सपेंशन है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम कहते हैं कि ये आपकी क्वालिटी सर्विसेज होनी चाहिए। तो जो क्वालिटी मैं अभी डिलीवर कर रही हूँ मैं उससे 3x मोर डिलीवर करना चाहती हूँ। तो मेरी ऑब्वियसली ईरेन के लिए जो उसकी ग्रोथ ही मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है, और यही मेरे लॉन्ग टर्म प्लान का एक पार्ट है। माशाल्लाह मैम। ये पाकिस्तान में पहले एक बहुत ज्यादा ट्रेंड हुआ था कि अमेजोन पाकिस्तान से बैन हो चुका है, वो पाकिस्तानियों को अलाउ नहीं कर रहा अपने अकाउंट बनाना। तो इसकी असल रीजन क्या है और क्या ये एक्चुअली में बैन हुआ था? बिल्कुल, 2021 के अंदर अमेज़ोन ने हमें थोड़ी सी फेवर ये दी थी कि आप यहाँ से बैठ के इंडिविजुअल अकाउंट यूएसए में ओपन कर सकते हैं, अमेज़ोन सेलर अकाउंट। और उसका बहुत ही गलत और नाजायज़ फ़ायदा उठाया गया। हमारे कुछ इलाके हैं पाकिस्तान के जहाँ से ड्रॉप शिपिंग लोगों ने बहुत ज़्यादा की, और उसमें
हर जो पासपोर्ट था उसके ऊपर अकाउंट बनाया। तो जब आप किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक बहुत ज़्यादा रश क्रिएट कर देते हो, बहुत ज़्यादा अकाउंट्स बन जाते हैं और फिर उसके ऊपर कुछ इलीगल एक्टिविटीज स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप उनकी एक रेड जोन में आ जाते हैं, आप उनकी एक वार्निंग के अंदर आ जाते हैं या डेंजर जोन में आ जाते हैं। तो एग्जैक्टली यही हुआ, हमारे बहुत सारे अकाउंट्स बने और उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट की गई। और फिर जब वो आप आइडेंटिफाई हुए तो फिर अमेजोन ने पर्टिकुलरली उन खास इलाकों से तो हमें ख़त्म किया ही किया, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तान के ऊपर भी बैन लगा दिया। तो इस टाइम पे पाकिस्तानी लोग मतलब सेलर अकाउंट नहीं बना सकते? यहाँ पाकिस्तान से नहीं बना सकते, लेकिन अगर वो कहीं बाहर रह रहे हैं, यूके, यूरोप में, कहीं पे भी, यूएसए में, तो वहाँ पे वो अपना अकाउंट पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ओपन कर सकते हैं, बट वहाँ का ओवरसीज होना या वहाँ का रेजिडेंट होना ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तान से अकाउंट नहीं बनते। जी थैंक यू मैम। तो आपके हिसाब से जो अमेजोन सेलर्स हैं पाकिस्तान में, उनके लिए अब क्या नई अपॉर्चुनिटीज हैं, वो किन किन प्लेटफॉर्म्स पे स्केल कर सकते हैं? पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, अगर उन्होंने ऑनलाइन काम स्टार्ट करना ही है किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मैं इस वक्त रिकमेंड करूँगी कि वो पार्टनरशिप पे जाएं। पार्टनरशिप क्यों ज़रूरी है? क्योंकि और उनको पार्टनर कहाँ से चाहिए होगा? पार्टनर वो ढूंढें अपना बाहर के मुल्क में, कहीं पे भी, अगर जहाँ पे भी वो कारोबार करना चाह रहे हैं, यूएसए में देना चाह रहे हैं, तो उनका कोई दोस्त, कोई रिलेटिव यूएसए बेस्ड हो, जिसकी बेसिस पे वो अकाउंट ओपन कर सकें, ठीक है? और म्यूचुअल एग्रीमेंट करके वो अपना कारोबार शुरू कर सकें। वो होलसेल भी हो सकता है, वो प्राइवेट लेवल भी होता है, वो डिपेंड करता है कि आपका बजट कितना है। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका एक सिक्योर वे में अकाउंट ओपन होगा। जो बंदा बाहर है या बाहर ओवरसीज़ है और उसके पूरे डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर हैं और वो यूटिलिटी बिल भी प्रोवाइड कर सकता है, तो आप पार्टनरशिप करके आप यहाँ से इन्वेस्टर बन जाएँ इन मॉनेटरी टर्म, और उसके आप क्रेडेंशियल्स को यूज़ करते हुए अकाउंट कर सकते हैं, चला सकते हैं। तो ये एक अच्छा और सिक्योर वे है अगर आप स्टार्ट। जी थैंक यू मैम। तो आप क्या लोगों को रेकमेंड करती हैं कि वो लोग बेस्ट कौन सा मॉडल है अमेजोन के लिए? अच्छा देखिए, अमेज़ोन का जो सेलिंग मॉडल है वो सारे ही बेस्ट हैं। डिपेंड करता है आप क्या करना चाह रहे हैं, आपके पास इन्वेस्टमेंट कितनी है, आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं, आप शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली प्राइवेट लेबल इज़ अ गुड ऑप्शन। उसमें क्या होता है कि आपको पेशेंस थोड़ा रिक्वायर्ड होता है, इन्वेस्टमेंट थोड़ी हैवी रिक्वायर्ड होती है, बट आप अल्टीमेटली अपना ब्रांड बना रहे होते हैं। प्राइवेट लेबल का मतलब ये है कि आपका एक ब्रांड एग्जिस्ट कर रहा है। स्टार्टिंग में साल 2 साल शायद आपके लिए बहुत क्रिटिकल होंगे, बहुत चैलेंजिंग होंगे, बहुत पेशेंस रिक्वायर्ड होगा, शायद कोई भी पैसा ना बन रहा हो, आपको लगेगा कि नहीं मतलब मुझे इसका कुछ भी हासिल नहीं है। लेकिन वो गेम बहुत अच्छी है। उसमें क्या है कि जब आप एग्जिस्ट करते हैं और लॉन्ग टर्म चलते हैं, तो आपका अल्टीमेटली अमेज़न के ऊपर जब एक ब्रांड बनता है तो उसके पर्क्स पे और होते हैं और फिर वो आपका सेलेबल एसेट बन रहा होता है। इसके अलावा अगर कुछ लोग शॉर्ट टर्म करना चाह रहे हैं या वो चाहते हैं कि हम इसको चेक कर लें कि ये क्या ट्रस्टी प्लेटफॉर्म्स हैं भी या नहीं, तो वो होलसेल से स्टार्ट कर सकते हैं। होलसेल के अंदर आपको कोई भी एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आप ब्रांड से ऑथराइजेशन लेने के बाद उसी की प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं और वहाँ पे आपका 15 to 20% का ROI आ रहा होता है। आप उसको यूज़ करते हुए अपना बिजनेस स्टेबल कर सकते हैं और फिर आपको लगे कि हाँ ये ट्रस्टी है, तो वो जो आपने पैसा बनाया हुआ है आप उसको रीइन्वेस्ट कर दें अल्टीमेटली प्राइवेट लेबल की तरफ। और बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए कोई काम करना चाह रहा है कि वो कहते हैं कि नहीं बस मैं मतलब जस्ट आई वांट टू डू समथिंग, तो लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड बाय माई सेल्फ। मैं बिल्कुल भी, मैंने ना कभी ड्रॉप शिपिंग की है और ना ही मैं इसकी कभी फेवर में हो सकती हूँ। ड्रॉप शिपिंग आप अमेजोन पे तो बिल्कुल ना करें, ठीक है? वॉलमार्ट या शॉपिफाई पे स्टिल देयर इज़ अ वे आप कर सकते हैं, बहुत सिक्योर वे में कर सकते हैं, बट ऑन अमेजोन इट्स स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। सो अब आप वहाँ पे स्टार्ट ना करें ड्रॉप शिपिंग, क्योंकि उसके बहुत सारे नुकसान आते हैं। अकाउंट डीएक्टिवेट होता है, आपकी जो अमाउंट है वो स्टेक पे चली जाती है, ऑब्वियसली इलीगल है। तो आपका क्वेश्चन ये था कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो लॉन्ग टर्म में प्राइवेट लेवल है, शॉर्ट टर्म में अगर आप जाना चाह रहे हैं तो आप उसका मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं, लाइक होलसेल प्लस प्राइवेट लेवल की तरफ जा सकते हैं। जी थैंक यू मैम। तो आप अभी कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स मतलब मेनली रेकमेंड करते हैं यूएस और यूके की मार्केट्स के लिए? कि लोग कहते हैं कि अमेजोन बहुत ज़्यादा सैचुरेट हो चुके हैं और अब वो एक्सपर्ट्स के लिए ही रह चुका है अमेजोन। तो अब आप क्या रेकमेंड करती हैं, कोई नया प्लेटफॉर्म? अच्छा, सैचुरेशन थी तकरीबन बैक इनटू 1 ईयर अगो आप कह लें, लेकिन चूंकि अमेजोन अपनी पॉलिसीज चेंज कर रहा है, यूके के लिए अब उसकी पॉलिसीज ये हैं कि आपको वीएटी रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो लोग वीएटी रजिस्टर्ड नहीं थे, पाकिस्तानी सेलर्स थे, उन्होंने अकाउंट ओपन किए हुए थे, शॉर्ट टर्म
काम कर रहे थे, अब वो सब लाइन से आउट हो चुके हैं। अब वहाँ पे यूके में सैचुरेशन नहीं है प्राइवेट लेबल के लिए, अब काम वही कर रहे हैं जो वहाँ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और अकाउंट्स के साथ चल रहे हैं। यूएसए के अंदर अगर आप सैचुरेशन की बात करें तो अभी सैचुरेशन और कम हो जाएगी। रीज़न क्या है कि अभी अभी अमेजोन की एक पॉलिसी आई है कि जो सेलर्स को वो पैसे मिलते हैं जो वो एक प्रोडक्ट सेल करने पे बनाते हैं, वो पहले आपको मिल जाते थे 7 डेज के अंदर अंदर। अब वो पॉलिसी उसने अपडेट कर दी है कि जब तक कस्टमर के पास रिटर्न की ऑफर मौजूद रहेगी तब तक वो डेफर्ड ट्रांजेक्शन के अंदर वो अमाउंट ऐड करेंगे। तो अब आपके जो सेलर्स हैं वो जल्दी जल्दी डिस्पर्समेंट्स नहीं ले सकते, उनकी जो अमाउंट है वो अमेजोन 70% तक होल्ड करता है अपने पास, रिजर्व में रखता है। तो जो लोग कैश फ्लो में बुरे हैं या जो लोग अपने जिनके पास फंड्स सफिशिएंट अवेलेबल नहीं है, अब आहिस्ते आहिस्ते वो भी आउट हो जाएंगे। तो स्टे वही करेगा जिसके पास पैसा भी है और जो वो प्रॉपर वे में चल रहा है, ए टू जी पॉलिसीज को फॉलो कर रहा है। तो सैचुरेशन ऐसा जब इतनी नहीं है। हाँ, अगर लोग स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वक्त जो शॉपिफाई है वो एक बेस्टेस्ट प्लेटफॉर्म है कि आप वहाँ से अपना पीएल, वाइट लेबल या ड्रॉप शिपिंग का स्टार्ट कर सकते हैं। तो चाहे आप लोकली करना चाह रहे हैं, चाहे आप इंटरनेशनली करना चाह रहे हैं, शॉपिफाई भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। तो मैम अभी एक बहुत ज़्यादा फेमस प्लेटफॉर्म आया है पाकिस्तान में भी और लोग उससे बहुत ज़्यादा परचेजिंग कर रहे हैं टीमू के नाम से। तो क्या अब आप लोगों को रेकमेंड करती हैं कि जिस तरह यूके और अमेजोन और ईबे के लोग बाहर से अकाउंट्स बनाते हैं उसके ऊपर काम करने के लिए, तो क्या लोगों को अब टीमू पे भी बाहर से अकाउंट्स बना के काम करना चाहिए टीमू पे? देखिए, जो टीमू है वो बाहर तो पहले ही चल रहा था, यूके और यूएसए के अंदर लोग ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के अंदर अभी उसकी जो हाइप क्रिएटेड है वो उस पे ऑर्डर प्लेसमेंट पे है। तो मेरे ख्याल से उसके ऊपर काम करना या उसके वो ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ करना, उसकी थोड़ी सी, मेरी चूँकि इस फील्ड पे इतना ग्रिप नहीं है सो आई कांट से दैट, बट ऑब्वियसली जो आपको ब्रांड्स बने हैं यहाँ पे उनके लिए कॉम्पिटिशन थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है। सो उसको भी अगर टैकल किया जाए तो बड़ा इजी वे में किया जा सकता है, क्योंकि टीमों के ऊपर एक तो टाइम बहुत लगता है, फिर उसके जो रिफंड और रिटर्न पॉलिसी अब दैट इज़ नॉट दैट मच फ्रेंडली। तो उसके अंदर आपको जो है वो जो आपके एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, ऑब्वियसली उनके पास यही एज है कि वो अपने डिलीवरी जो प्रोसेस है उसको इंक्रीज़ करें और क्वालिटी और वैल्यूडेशन के साथ प्रोडक्ट को बेचें, तो वो स्टेबल कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली इट्स अ हेल्दी एंड अ टफ कंपटीशन इन द फॉर्म ऑफ टीम। जी, थैंक यू मैम। उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो अभी एक एटसी के नाम से एक प्लेटफ़ॉर्म है, तो वो पाकिस्तान में उन्होंने एक्सेस दे दिया कि पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स भी आके अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल। पाकिस्तान में, जिस तरह अमेज़न ने दी थी। तो अब आप लोगों को क्या रिकमेंड करती हैं कि एटसी पे जाना चाहिए पाकिस्तान के देखिए, एसेट्स को? ज़रूर जाना चाहिए, लेकिन जाने से पहले उसको कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना चाहिए कि उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं। हमारे पास नॉलेज नहीं होता या नॉलेज हमें उतना ऑथेंटिक प्रोवाइड नहीं होता जिसकी बेसिस पे हम बस लोगों को, अब जैसे स्टार्टिंग में अमेज़न आया था तो कोर्सेज़ स्टार्ट हो गए हैं। अभी अमेज़न के अकाउंट्स बनना शुरू हो गए, एंड ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि एक्चुअली व्हाट हैपेंस इस वजह से अमेज़न ने हमारे ऊपर बैन लगा दिया। अगर यही सिलसिला अगर हम एटसी के ऊपर करते रहेंगे विदाउट नॉलेज, विदाउट उनकी पॉलिसीज एंड टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो करते हुए हम उस पर अकाउंट बनाएंगे और बेचने की कोशिश करेंगे, तो मुझे डर है, मुझे ये खदशा है कि शायद एटसी भी यहाँ पे बैन ना हो जाए। तो किसी भी प्लेटफॉर्म के आने पे उसको प्रॉपरली स्टडी करें, उसके रूल्स को समझें और एज पर लॉ उसके ऊपर काम करें, तो आप सक्सेसफुल होंगे। जी मैम, तो जब एआई आया है ये तो बिल्कुल। उसने कितना मतलब इम्पैक्ट डाला है ई कॉमर्स में, और आपकी सर्विसेज में किस तरह ईरेन यूज करता है एआई को? बिल्कुल, देखिए जी, एआई का आगे फ्यूचर है और बल्कि अभी से स्टार्ट हो चुका है। एआई ने आपकी जो प्रोडक्शन है या आपकी जो प्रोफिशिएंसी है या जो परफॉर्मेंस है उसको 3x ज़्यादा कर दिया है। तो बीइंग एन एजेंसी ओनर्स और बीइंग अ बिजनेस वुमेन और बिजनेसमैन, वी शुड हैव द नॉलेज अबाउट द एआई, क्योंकि अगर हम इसका नॉलेज नहीं लेंगे तो हम उसकी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं जा सकते। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल ले लें, चैट जीपीटी। अब जब वो स्टार्टिंग में आया था तो लोग उसको इतना यूज़ नहीं कर रहे थे, अब हम उसके बगैर चल नहीं सकते। तो एआई आपकी ज़िंदगियों में बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल है और वो आपको रिप्लेस कर रहा है आपकी जो मैनुअल इंटरवेंशन है उसको। तो ईरेन के अंदर अगर आप एआई का पूछें तो ऑब्वियसली हम कंटेंट क्रिएशन में एआई के बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं।
हम इमेजेस क्रिएशन में, वीडियो एडिटिंग के अंदर एआई को यूज़ कर रहे हैं। प्लस अब मेरी टीम की जो परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन है, उसके अंदर भी हम एआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स यूज़ कर रहे हैं। तो एआई को सीखना और साथ ही इम्प्लीमेंट करना इस वक्त बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको टाइम भी निकालना पड़ता है, आपको डिफरेंट फील्ड के लोगों के साथ मुलाकात भी करनी पड़ती है और नॉलेज भी गेन करना पड़ता है। तो एआई एक नेक्स्ट गेम है जो फ्यूचर में बहुत ज़्यादा मतलब हाइप क्रिएट होगी उसकी। तो आप काइंडली ये मतलब एक फिगर बता दीजिए कि एटलीस्ट अमेज़न पे स्टार्ट करने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है? अगर आपने अमेज़न के ऊपर प्राइवेट लेबल करना है तो आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो $35,000 है। हमने इसका एक रैपिड लॉन्च एक फार्मूला तैयार किया है जिसमें हम यूके से, अगर आपने यूके में ही कारोबार शुरू करना है तो यूके से ही प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं लिमिटेड अमाउंट में, कम यूनिट्स की, और टेस्टिंग करते हैं और उसको लॉन्च कर देते हैं। इसके साथ साथ हमारा यूएसए के अंदर भी यही एग्जिस्ट करता है कि आप पहले टेस्टिंग करें, स्मॉल इन्वेंट्री परचेज करें ताकि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को लॉक ना करें। तो अगर आपके पास $35,000 हैं तो यू कैन स्टार्ट पीएल इन यूएसए, और अगर आपके पास $25,000 का बजट है तो आप यूके के अंदर प्राइवेट लेबल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10,000 से $15,000 का बजट है तो फिर हम उसमें आपको रिकमेंड करते हैं कि आप होल सेल स्टार्ट करें। और अगर आप मतलब ड्रॉप शिपिंग तो मैं उसको नहीं सपोर्ट करती, तो ड्रॉप शिपिंग के लिए तो आपको इतनी खास अमाउंट नहीं रिक्वायर्ड होती। बट ऑब्वियसली प्राइवेट लेबल इन पीएल के अंदर आपके पास मिनिमम $15,000 का बजट होना चाहिए। जी, थैंक यू मैम। और अगर कोई मतलब शॉपिफ़ाई के लिए, क्योंकि शॉपिफ़ाई में कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी, तो बिल्कुल। उसमें ऑलमोस्ट कितनी इन्वेस्टमेंट? अगर आप उसमें ब्रांड की तरफ जा रहे हैं, प्राइवेट लेबल की तरफ जा रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर शॉपिफाई स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर आप अपना तकरीबन 5 से 10 लाख के अंदर एक अच्छा बिजनेस शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यही चीज़ इंटरनेशनली लेके जाना चाह रहे हैं, स्पेशली यूएसए में, तो यूएसए के अंदर आपको एटलीस्ट $15,000 का बजट होना चाहिए प्राइवेट लेबल शॉपिफाई पे लॉन्च करने के लिए। अगेन आपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स उसमें बाय करनी है, आपने उसकी एडवर्टीजमेंट करनी है, आपने एसईओ करनी है और गूगल रैंकिंग करनी है। तो इसके ऊपर आपका बजट मेनली लगता है बेसिकली स्टार्ट करने में। जी, थैंक यू मैम। और अगर कोई मतलब टिकटॉक शॉप पे भी स्टार्ट करना चाहे तो एटलीस्ट सबसे बेस्ट आपके हिसाब से मतलब प्लेटफ़ॉर्म शुरू करने के लिए कौन-सा है? अगेन इट्स डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द पॉकेट ऑफ द इन्वेस्टर। ठीक है, अगर इन्वेस्टर, मैं ये रिकमेंड करती हूँ कि अगर इन्वेस्टर एक ब्रांड की तरफ जाना चाह रहा है तो उसको सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर काम करना चाहिए। जैसे टिकटॉक शॉप है, प्राइवेट लेबल अगर वो कर रहा है, ठीक है, वॉलमार्ट है, ईबे है, एटसी है, जहाँ जहाँ उसके प्रोडक्ट की डिमांड है। लेकिन अगर कोई बहुत ही इनिशियली कोई एक प्लेटफॉर्म को टेस्ट करना चाह रहा है तो टिकटॉक शॉप इज़ अ गुड ऑप्शन। उसमें आपकी काफ़ी ट्रेंडी प्रोडक्ट्स निकलती हैं। आपको लगता है कि कोई चीज़ पाकिस्तान से बहुत अच्छी सोर्स हो रही है या बहुत यूनिक और वाओ फैक्टर की है या चाइना से आपको अच्छी मिल रही है, तो आप ट्रेंडी प्रोडक्ट के साथ टेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें जस्ट आपने कुछ यूनिट्स बाय करने हैं और उसको टिकटॉक शॉप के फुलफिलमेंट सेंटर में अगर आप भेज के स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं। आप उसकी अपनी फुलफिलमेंट भी कर सकते हैं, करवा सकते हैं, यानी खुद से डिस्पैच भी करवा सकते हैं। तो उसके अंदर इतना एज बजट नहीं रिक्वायर्ड, बट इन्फ्लुएंसर्स को कांटेक्ट करना, उसकी ब्रांडिंग पे काम करना, उसके ऊपर एडवर्टाइजमेंट करना, उसके लिए आपको इनिशियली $5,000 to $6,000 अगर आपके पास है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। जी, थैंक यू मैम। तो मैम अगर कोई ओवरऑल स्टार्ट करना चाहता है सारे प्लेटफ़ॉर्म्स पे जितने भी मतलब फ़ेमस हैं लाइक वॉलमार्ट, टारगेट, ये अमेज़न, ईबे और इस तरह के जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, टिकटॉक शॉप, तो उनके ऊपर अगर कोई स्टार्ट करना चाहता है तो प्रोडक्ट और मार्केटिंग वगैरह भी सेम ही रहेगी, तो उनको उसके लिए टोटल कितना बजट होगा या बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा बजट में? देखिए, अगर तो यहाँ पे बात है कि आप इन्वेंट्री या स्टॉक मैनेजमेंट कैसे करते हैं। अगर तो वो मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी अपनी प्रोडक्शन है और उन्होंने खुद ही उसको डिलीवर करना है, तो बस आपको एडवर्टीजमेंट का बजट एलोकेट करना पड़ेगा हर मार्केट प्लेस के ऊपर। वॉलमार्ट के ऊपर आपकी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं लगती। अगर आपकी प्रोडक्ट अच्छी सिलेक्शन हो, आपको ऑर्गेनिक ऑर्डर्स आते हैं। इसी तरह से अगर आप टिकटॉक शॉप की बात करें, अगर आपने एक इन्फ्लुएंसर की हायर किया उसको और उससे एक अच्छी वीडियो के साथ आपकी अच्छी सेल जनरेट होगी, तो उसमें भी आपका मार्केटिंग का जो बजट है वो थोड़ा कम हो जाता है। प्राइवेट लेबल वाला जो बिजनेस है उसके ऊपर आपको मार्केटिंग के लिए काफ़ी बजट रिक्वायर्ड होता है। मिनिमम आप देखें $2,000 आपको पर मंथ एडवर्टीजमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है अमेजोन के ऊपर, अगर आप एक लेस सेचुरेटेड नीश के अंदर काम कर रहे हैं। और अगर सेचुरेशन बहुत ज़्यादा है तो ये मार्केटिंग का बजट आपको ज़्यादा लगवाना पड़ता है। सो जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं
उनकी हम एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि प्रोडक्ट की डिमांड कहाँ पे है, कितनी है, और उसको मार्केटिंग करने के लिए कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा। तो हम उसकी एक एलोकेशन करते हैं एज पर इन्वेस्टमेंट, कि आपके पास कितनी इन्वेस्टमेंट है और आपका प्राइमरी फोकस कौन सा है। तो फिर हम अपने क्लाइंट को वो पूरी एक रिपोर्ट बना के पिच करते हैं कि आपको ओवरऑल स्टार्ट करने में इतनी लमसम अमाउंट स्टार्ट हो जाएगी। तो आप अगर आप कह लें कि $35,000 का अगर बजट है, तो वो साइमल्टेनियसली हर प्लेटफॉर्म के ऊपर भी स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब मैनेजमेंट और अगर इन्वेंट्री आपकी एक ही है तो आपको ऐसे कोई चेंज नहीं होगा बजट में। मार्केटिंग के लिए लगाना पड़ेगा, और फिर उसके अंदर आपके कीवर्ड्स आते हैं, आप किन कीवर्ड्स पर रैंक करना चाहते हैं, रैंकिंग के ऊपर डिपेंड करता है। तो फिर और फिर उसकी बिडिंग आ जाती है। तो मार्केटिंग के लिए आपको इसके ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा कि बजट कितना चाहिए हो। जी, थैंक यू मैम। उम्मीद है लोग आपकी बातों से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो आपकी एजेंसी ई-रेन किस तरह दूसरी एजेंसी से डिफरेंट है? बेसिकली हम क्यों डिफरेंट हैं बाकी लोगों से, वो ये है कि हम जब प्राइवेट लेवल की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो हम एक रैंडम प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करते, हम काम करते हैं वैल्यू एडिशन पे। हर शख्स हर कुछ सेल कर रहा है और कर सकता है, तो आप कैसे कंपटीशन से स्टैंड आउट करेंगे? तो स्टैंड आउट के ऊपर काम करने के लिए हम इसकी करते हैं सेगमेंटेशन, और सेगमेंटेशन के थ्रू हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि वैल्यू एडिशन क्या लेके जानी है, हम किस तरह बाकी ब्रांड से डिफरेंट हो सकते हैं। तो एक तो हम वैल्यू एडिशन पे काम करते हैं। दूसरी ये चीज़ है कि हमारी जो रैपिड लॉन्च का एक जो फॉर्मूला है वो क्लाइंट्स को हमारी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। द रीज़न इज़ दैट कि वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं उसमें रिक्वायर्ड होती, और हम बहुत सारी इन्वेंट्री बाय नहीं करते, लिमिटेड इन्वेंट्री बाय करते हैं, उसकी टेस्टिंग करते हैं, और जब वो टेस्टिंग सक्सेसफुल होती है तो हम बल्क ऑर्डर की तरफ जाते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि हमारी जो एजेंसी है वो बेसिकली गैप फाइंड आउट हमने ये किया कि लोग जब क्लाइंट लेना होता है तो बहुत अच्छी सर्विसेज दे रहे होते हैं, जब वो ऑन बोर्ड आ जाता है तो वो उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर रहे होते। तो हमारी जो बेसिकली कोर वैल्यू में ये चीज़ आती है, ट्रांसपेरेंसी के साथ साथ, अकाउंटेबिलिटी के साथ साथ, कि हम जो कमिट कर रहे हैं वो डिलीवर करें। तो क्वालिटी वर्क जो है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि क्लाइंट को हमसे बार बार खुद ना पूछना पड़े कि क्या चल रहा है, हम उनको खुद इन्फॉर्म करते हैं। हमारी एक प्रॉपर एक टीम बनी हुई है जिसके अंदर एक हिरार्की है कि टीम लीड है, मैं भी इन्वॉल्व होती हूँ पर्टिकुलरली प्राइवेट लेबल्स की लॉन्चेस के अंदर। और फिर हमारे साथ एक जो है वो रिपोर्टिंग के लिए एक एजेंट शामिल होते हैं, और अपडेट करने के लिए क्लाइंट को। तो क्लाइंट को अगर अपडेट जाती है हमारी तरफ से, टाइमली जाती है, और जो हम कमिट करते हैं वो डिलीवर करते हैं, दैट्स वाई फ्रॉम द पास्ट 3 years आई एम गेटिंग द क्लाइंट्स। और लोग जो है वो वर्ड ऑफ माउथ से मेरे पास आते हैं। अगर आप देखें तो मैं जो प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फाइबर एंड अपवर्क, उस पर इतना एक्टिव नहीं हूँ, बट लिंक्डइन और वर्ड ऑफ माउथ से मेरे क्लाइंट्स बनते हैं। तो क्वालिटी वर्क डिलीवर करेंगे तो आपके क्लाइंट बनेंगे, रिटेन भी करेंगे आपके साथ। जी थैंक यू मैम। तो आपने बताया कि आपका एक रैपिड लॉन्च का एक फार्मूला भी है ई-रेन का। तो वो क्या ई-रेन का जो रैपिड लॉन्च फार्मूला है, क्या वो लोकल ई-कॉमर्स में भी चलता है? अगर कोई आपसे वो फार्मूला लेना चाहता है और आपसे सर्विसेज लेना चाहता है तो लोकल ई-कॉमर्स के लिए, तो आप क्या वो लोकल ई-कॉमर्स में वर्क करता है? बिल्कुल करता है। लोकल ई कॉमर्स में तो वो ज़्यादा आसान है, क्योंकि उसमें अगर आपने प्रोडक्ट सिलेक्शन कर ली है तो आप उसकी लिमिटेड क्वांटिटी उठाएंगे टेस्टिंग के लिए, ठीक है। और अगर आप लॉन्च कर रहे हैं और आपकी सोर्सिंग भी पाकिस्तान से है तो डेफिनेटली इट विल हेल्प्स यू। यही अगर सवाल अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में करते हैं तो इंटरनेशनल मार्केट में आपको लोकल सोर्सिंग बहुत मुश्किल से मिलती है और थोड़ी सी एक्सपेंसिव मिलती है। वहाँ आपका जो मार्जिन होता है वो थोड़ा सा कम होता है। तो अगर आप एक बड़े रिस्क से बचने के लिए छोटा सा रिस्क लेते हैं और छोटी इन्वेंट्री यानी क्वांटिटी में कम इन्वेंट्री बाय करते हैं, तो इट विल सेव यू फ्रॉम द मेस। तो ये चीज़ आपका डेफिनेटली वर्कआउट करेगा, लोकल में भी और इंटरनेशनल में भी। जी थैंक यू मैम। अगर कोई लोकल ई-कॉमर्स में स्टार्ट करना चाहता है पीएल में, तो उसके लिए आप मतलब क्या रेकमेंड करती हैं कि वो पाकिस्तान में मतलब मार्केटिंग किस तरह करे? क्योंकि जो मेन प्लेटफॉर्म्स हैं वो इंटरनेशनली वहाँ पे तो डायरेक्टली प्लेटफॉर्म पे मार्केटिंग हो जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान में ज़्यादातर यूज़ होते हैं लाइक दराज और शॉपिफाई, बिल्कुल। उसके ऊपर वेबसाइट पे तो मार्केटिंग नहीं होती है। तो दूसरे एक्सटर्नल प्लेटफॉर्म्स पे मार्केटिंग करके क्लाइंट्स लाने पड़ते हैं, सॉरी कस्टमर्स लाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो वो कहाँ पे अच्छा, मार्केटिंग करें? पाकिस्तान के अंदर ना लोग ज़्यादातर इन्फ्लुएंसर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर आप कोई भी ब्रांड लॉन्च करें, वैसे माशाल्लाह से तो आधा पाकिस्तान परफ्यूम का कारोबार कर रहा है, परफ्यूम्स बेच रहा है, लेकिन इन केस अगर आप कोई भी प्रोडक्ट स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको उस पर प्राइवेट लेबल की कि आप वैल्यू एडिशन करें
कि मार्केट के पेन पॉइंट्स को समझें, कस्टमर क्या चीज़ लेना चाहता है या क्या चीज़ नहीं है हमारे पास। उसके बाद अगर आपने मार्केटिंग का पूछा कि कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, तो आपको इस वक्त इन्फ्लुएंस मार्केटिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अच्छे इन्फ्लुएंसर्स आप टारगेट करें। टेक इंडस्ट्री से रिलेटेड अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो टेक के इन्फ्लुएंसर्स को आप टारगेट करें, उनके वर्ड ऑफ माउथ से आपकी प्रोडक्ट बिकती है। तो यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंडी प्रोडक्ट्स जो होती हैं वो वर्ड ऑफ माउथ से जाती हैं और इन्फ्लुएंसर्स की वजह से जाती हैं। लोग पीआर पैकेजेस होते हैं ऑब्वियसली बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के। तो अगर आप देखेंगे कि अभी बहुत सारे न्यू रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में स्टार्ट हुए हैं, लाहौर में स्पेशली, तो दे आर गेटिंग द ऑडियंस फ्रॉम द टिकटॉक इन्फ्लुएंसर्स। जी थैंक यू मैम, उम्मीद है लोग आपकी बातों से फायदा उठा सकेंगे। तो आपका जो ई कॉमर्स में 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है, उससे आपकी मतलब जो है वो लर्निंग क्या है और लाइफ लर्निंग आपकी मतलब क्या है अभी तक? हर दिन एक चैलेंज होता है, हर दिन में एक न्यू लर्निंग होती है। अगर आप बात करें तो पर्सपेक्टिव विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होते हैं। जब आप जॉब कर रहे होते हैं आपके चैलेंजेस और तरह के होते हैं। जब आप एक कंपनी रन कर रहे होते हैं तो आपके चैलेंजेस और तरह के होते हैं। तो अब अभी जो प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं वो ऑब्वियसली कि एक कंपनी की ग्रोथ के अंदर जो आपके एलिमेंट्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। इसके साथ साथ आपका क्वेश्चन भी ये था कि एम्प्लॉयज़ को कैसे रिटेन करते हैं, तो ये भी एक चैलेंज है एम्प्लॉयज़ को रिटेन करना, क्योंकि हमारी ई कॉमर्स की फील्ड में लोग बहुत जल्दी सेटअप लगाते हैं। आपका तैयार किया हुआ जो रिसोर्स होता है वो आप अच्छे पैसों में उसको हायर कर लेते हैं, तो ये एक हर उसमें चलती है। तो चैलेंज जो भी फेस करना पड़ रहा है या जो मैंने सीखा है अपनी ज़िंदगी में, वो ये सीखा है कि डोंट रिलाई ऑन एनीवन। जो चीज़ आपके पास है, चाहे वो इन द फॉर्म ऑफ पैसा है, इज्जत है, या कुछ भी, जो चीज़ आपके पास है वो आपकी है, जो चीज़ आपके पास नहीं है वो आपकी नहीं है। इसमें अगर आप बात करें तो अगर हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं ना किसी भी रिसोर्स के ऊपर, तो वो एट द एंड आपको कहीं ना कहीं अ, मतलब धोखा दे देता है। तो वो आपने ट्रस्ट नहीं करना, ट्रस्ट करना नहीं चाहिए बहुत सारे लोगों पे बहुत इजीली। तो मैंने अपनी जर्नी के अंदर यही सीखा है कि आप अलोन बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टीम बिल्डिंग चाहिए होती है। लेकिन अगर आप कहें कि बहुत ज़्यादा रिटेंशन आपकी किसी रिसोर्स के ऊपर हो जाती है तो वो अच्छी नहीं है। तो ये चैलेंज मैंने फेस किया कि बहुत सारे रिसोर्सेज को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया, सिखाया, फील्ड में लेके आए, बट एट द एंड वो आपको छोड़ के चले जाते हैं। तो आपने अकेले सब कुछ करना होता है, इसके लिए हर चैलेंज के लिए आपको खुद ही बियर करना है हर सिचुएशन को। जी थैंक यू मैम। आपका एंड पे लोगों को मैसेज क्या है कि वो किस तरह ई कॉमर्स में स्टार्ट कर सकते हैं लोकल? बिल्कुल, देखिए मेरा मैसेज सबके लिए ये है कि अगर हम सोचते रहेंगे ना कि हम ये करना चाहते हैं और प्लानिंग ही करते रहेंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। अभी आपके जहन में अगर कोई भी प्लान आया, कोई भी चीज़ आई है, आप उसकी एग्जीक्यूशन पे काम करें, उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करें। सिर्फ सोचते ही रहेंगे तो कुछ नहीं कर सकेंगे, और सोचे बगैर भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये है कि स्टार्ट लें। एटलीस्ट अगर आप इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नहीं जा सकते तो लोकल मार्केट के अंदर एटलीस्ट टेस्टिंग करें अपनी प्रोडक्ट की और अपने प्राइवेट लेबल्स की तरफ जाएं। आपके पास एक साइड हसल होना चाहिए जॉब के साथ साथ। अगर आप जॉब करें तो एक बिजनेस को आप साइड पे डेवलप करना शुरू करें, ताकि विद द पैसेज ऑफ टाइम अगर आपकी जॉब खतरे में पड़े तो आपका एक बिजनेस तैयार हो। तो ख़वातीन या जो बच्चे या जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, उनको मेरा यही मैसेज है कि स्टार्ट डूइंग समथिंग। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव वे में स्टार्ट करें। फैमिली व्लॉगिंग से थोड़ा सा दूर रहें तो बेहतर है, क्योंकि वो आपका एक लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं हो सकता। तो अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, अपनी तालीम पे इन्वेस्ट करें, अपने आप को स्किलफुल करने पे इन्वेस्ट करें। जी थैंक यू मैम। तो मेरा भी एक विजन है कि जितने भी पाकिस्तान के स्टूडेंट्स हैं वो इन सब की उनको मतलब इन सब स्किल्स के आईटी स्किल्स के अवेयरनेस दी जाए, ताकि वो अपनी स्टूडेंट लाइफ से अर्निंग स्टार्ट कर सके बिल्कुल। और अपने पाँव में खड़े हो एंड आई सके। रियली अप्रिशिएटेड यू एंड योर पेरेंट्स एज वेल कि आपने बहुत छोटी सी उम्र में बहुत अच्छा काम शुरू किया है, और आप तो मेरे लिए भी इंस्पिरेशन है, और आप पाकिस्तान के जितने भी लोग देख रहे हैं उन सबके लिए एक अच्छी और ट्रू इंस्पिरेशन है। जी थैंक यू मैम। तो अगर मतलब इस विजन को स्प्रेड करने में मेरी आप क्या हेल्प कर सकती हैं? इस विजन को स्प्रेड करने में देखिए, ये हम ऑलरेडी इस पे वर्किंग कर रहे हैं। जब हमारे टेक इवेंट्स होते हैं तो टेक इवेंट्स के अंदर हमें आप जैसे लोगों को, बच्चों को ज़रूर बुलाना चाहिए, ताकि वो मोटिवेशन का एक बायस बने। इसके साथ साथ जितने भी टेक इन्फ्लुएंसर्स हैं
या जितने भी टेक में आपके मतलब लोग काम कर रहे हैं, उन सब के साथ एक अच्छा कनेक्शन बिल्डअप करना चाहिए, ताकि हम सब एक मकसद पे काम करें, जो आप कर रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो सब अलाइन होके इसमें। और इसमें ये चीज़ है कि आपका जो मकसद है वो बहुत खूबसूरत है, और अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे, और हम हमेशा आपको सपोर्ट करते रहेंगे इसमें। जी थैंक यू वेरी मच मैम। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको मेरी तरफ से आने वाली हर अपडेट